डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का मनपसंद कार्यक्रम, जिसके माध्यम से आप तक पहुंचते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां, ताकि आप खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकें और सरकार की किसान केंद्रित योजनाओं का पूरा लाभ भी ले सकें। इससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी और विकास की धारा से और तेज़ी से वो जुड़ पाएंगे। देश के विकास में उनकी भूमिका भी और महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आइए अब देखते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर। अच्छी फसल के लिए आवश्यकता होती है स्वस्थ मृदा की, इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसी को लेकर पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में 4 दिवसीय विश्व मृदा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी की गई, कैसे हम मृदा स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकते हैं और किस तरह से किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाए। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। इंटरनेशनल यूनियन के तत्वाधान में भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी नई दिल्ली 4 दिवसीय वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन, शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, वहीं नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, ICAR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर SK चौधरी एवं देश विदेश के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, माटी सजीव है, माटी जीवन है, और मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माटी है तो जीवन है, और माटी से जीवन है, और माटी सजीव है तो माटी का स्वस्थ रहना आवश्यक है। सजीव का स्वास्थ्य भी खराब होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि माटी अगर बीमार है तो फिर प्राणी भी स्वस्थ नहीं रह सकते, मनुष्य भी स्वस्थ नहीं रह सकते। एक दूसरे के पूरक है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम, और इसलिए माटी स्वस्थ रहना ही चाहिए। एक दूसरे से इंटरलिंक है मनुष्य, जीव, पर्यावरण, जलवायु। पर आज हम देखते हैं हमारी चिंता का विषय, हमारी केवल भारत की नहीं दुनिया की चिंता का विषय है सॉइल हेल्थ, माटी का स्वास्थ्य। और जब मैं माटी के स्वास्थ्य के आज की बात करता हूं तो मेरे मन में एक विचार और आता है, यह धरती केवल हमारी है, हमारी मतलब इस पीढ़ी की, यह धरती केवल मनुष्यों के लिए है। और इस धरती पर जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, प्राणियों का, पेड़ पौधों का भी तो अधिकार है। माटी अस्वस्थ रहेगी तो ये सब भी अस्वस्थ रहेंगे, और इसलिए बहुत गंभीरता से हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रहे हैं। मित्रों, हमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एकीकृत पोषक तत्व और जल प्रबंधन विधियों को अपनाना पड़ेगा। माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कृषि वानिकी, ये जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं,
मिट्टी के स्वास्थ्य में को ठीक करने के लिए, कटाव को रोकने के लिए, मिट्टी में कार्बन भंडारण को बढ़ाने के लिए और जल प्रतिधारण की क्षमता में सुधार के लिए वो सारे उपाय हमको करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि मिट्टी से ही आज भी 90% से भी ज़्यादा जो फूड प्रोडक्शन होता है वो मिट्टी से ही हम उत्पाद करते हैं। जितना बायोडाइवर्सिटी है उसका भी 2/3 मिट्टी में ही है। मिट्टी का हेल्थ अगर सही ना हो तो प्लांट का हेल्थ सही नहीं हो सकता, एनिमल का हेल्थ सही नहीं हो सकता और मनुष्य का हेल्थ भी सही नहीं हो सकता। मिट्टी कोई निर्जीव पदार्थ नहीं है, मिट्टी एक सजीव पदार्थ है और कोई भी सजीव पदार्थ हो तो उनका हेल्थ सही रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा प्लांट और एनिमल का हेल्थ सही रहेगा, ह्यूमन का हेल्थ सही रहेगा। और मिट्टी का हेल्थ को सही रखने के लिए मिट्टी का जतन करना, केयर करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो हम ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसमें हम मिट्टी को ना केवल फूड प्रोडक्शन के एक माध्यम के ओर से देखना चाहते हैं, बल्कि मिट्टी का जो बाकी सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फंक्शंस हैं, वो सब जो है कि इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। मिट्टी का क्या प्रभाव है जलवायु परिवर्तन के ऊपर, मिट्टी का क्या प्रभाव है इकोसिस्टम सर्विसेज के ऊपर, मिट्टी का क्या प्रभाव है बाकी प्रदूषण, चाहे पानी की प्रदूषण हो, हवा की प्रदूषण हो, उसके ऊपर, मिट्टी का क्या प्रभाव हो सकता है हमारे जो भोजन हम ले रहे हैं उसके गुणवत्ता के ऊपर। ये सारे पहलू के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी तक क्या रिसर्च हो चुका है उसके बारे में हम आकलन करेंगे और आने वाले समय में अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, डेवलपमेंट का क्षेत्र में और क्या क्या काम हमें करने की ज़रूरत है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर SK चौधरी ने कहा, विश्व स्तर पर मिट्टी के ऊपर लगभग सारे ही देश विश्व के इस समय बहुत विचारशील है और सारी ही सरकारों की अपनी अपनी कुछ योजनाएं मिट्टी के स्वास्थ्य के संदर्भ में चल रही है। FAO हो, वर्ल्ड बैंक हो या विश्व की कोई भी बड़ी संस्था हो, इसके अलावा हमारा एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस है जो वर्ल्ड सॉइल साइंस का ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सारी संस्थाएं इस बात को लेकर के चिंतित है कि किस प्रकार मिट्टी के स्वास्थ्य को उत्तम से उत्तम रखा जा सके ताकि बहुत ही स्वस्थ धरा हम आने वाली पीढ़ी को सौंप सकें। भारत सरकार भी इसमें प्रयत्नशील है और भारत सरकार के बहुत बड़े सारे प्रयास इसमें जारी है। मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर के केवल मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर अनुसंधान सीमित नहीं है, अनुसंधान, उसके ऊपर शिक्षा, उसके ऊपर उसका विस्तार, इन सारी बातों को लेकर के बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, इन सारी बातों को लेकर के ये जो हमारा इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है ये बहुत सजग है और ये हर साल एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन इस साल जो है ये ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है जिसका आयोजन ही इंटरनेशनल यूनियन सॉइल साइंस के साथ में किया गया। इसका जो हमारा उद्देश्य था वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अनुसंधान हो रहे हैं, जिस तरह की उपलब्धियां मिट्टी के स्वास्थ्य के संदर्भ में हो रही है, उन सब को हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों को उसके बारे में जानकारी देना, यहाँ के जो यंग बच्चे हैं, जो यंग टैलेंटेड साइंटिस्ट है बच्चे हैं, उनको उसके बारे में जानकारी प्रदान करना और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना। तो ये आने वाले 3 दिनों में यही बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चल रही है उन सब के बारे में इन बच्चों को और यहाँ मिडिल लेवल के जो रिसर्चर्स हैं उनको इस सब को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर लगाई गई है। भारत सरकार के जितने पहलू है, अभी जितनी पहल की जा रही भारत सरकार की तरफ से, जो योजनाएं बनाई हैं, उन सारी योजनाओं में ICAR की तरफ से टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है। ICAR का जो अनुसंधान होता है उस अनुसंधान के आधार पर टेक्नोलॉजी बनाई जाती है और उन टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में किया जाता है। तो इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR सदैव तत्पर है। ICAR में मिट्टी के सारे पहलुओं पर, मिट्टी का स्वास्थ्य, कंपोस्ट बनाना, बायो फर्टिलाइज़र बनाना, नेचुरल फार्मिंग की बात है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट की बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन सॉइल की बात है। इन सभी विधाओं में चौतरफा अनुसंधान किया जा रहा है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक हर पहलू में अपनी एक छाप छोड़ रहे हैं और इसकी जो उपलब्धियां हैं ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसकी डिमांड है और हमारे एक्सपर्ट्स की बड़ी डिमांड होती है और हम जा कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी हमारे ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं।
दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में 43वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का शुभ आरंभ हो चुका है। आपको बता दें कि ये ट्रेड फेयर 14 नवंबर को शुरू हुआ और 27 नवंबर तक चलेगा। इस ट्रेड फेयर में जहां 33 राज्य हिस्सा ले रहे हैं, वहीं 11 देश भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 27 नवंबर तक इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। 27 नवंबर तक चलने वाला ये वार्षिक आयोजन छोटे और मध्यम उद्यमों यानी MSME, गैर सरकारी संगठनों, कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को जनता और व्यापारिक समुदाय के सामने प्रदर्शित करने का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्यों के रूप में भाग ले रहे हैं, जबकि झारखंड फोकस राज्य के रूप में शामिल है। इस साल 11 देश, 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 49 केंद्रीय मंत्रालय, कमोडिटी बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी PSU, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी PSB भाग ले रहे हैं। मेरा नाम गोवर्धन सिंह यादव है। मैं गांव बजगेड़ा, जिला गुड़गांव से आया हूं। यहां प्रगति मैदान हॉल नंबर 5 में मेला लगा हुआ है और हम अपने प्रोडक्ट यहां डिस्प्ले भी करते हैं और सेल भी करते हैं। तो काफ़ी किसान भाई हमारे से कुछ सीख कर भी जाते हैं, कुछ हमें सिखा के भी जाते हैं। तो हम यहाँ पर करीब 252 वैरायटी के अचार, मुरब्बे, जैम, जेली, जूस, शरबत ये लेके आए हैं। जैसे हम अपने खेत में गाजर लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, तो उनका अचार, मुरब्बे बनाकर और हम यहाँ बना के बेचने के लिए लाए हैं। श्री कृष्णा पिकल्स के नाम से हमारी फर्म है और हमने ये 1988-89 में शुरू किया था, मेरी वाइफ कृष्णा यादव ने। तो आज हमारे पास हज़ारों महिलाएं काम करती हैं और हमारी हरियाणा में 3 जगह अपना फैक्ट्रियां हैं और करीब 6 से 7 आउटलेट हैं हमारे। मेरा नाम अनुराधा रावत है और मैं यहाँ आज इंटरनेशनल इंडिया ट्रेड फेयर में आई हूँ। मैं दिल्ली से ही हूँ और यहाँ आने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग काफ़ी देर से यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं और कोई भी स्टॉल ऐसा नहीं है जहाँ से आप बिना खरीदे कुछ बिना खरीदे निकले। तो यहाँ पे जितना भी सामान अलग अलग राज्यों से आया हुआ है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी नया है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ आने के लिए बहुत अच्छी जगह है इस महीने में। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। और आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे पॉली हाउस में खेती के बारे में। हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हर तरफ देखने को मिल रहा है और कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान संरक्षित खेती यानी पॉली हाउस में खेती की ओर भी रुख करें। इससे जहां उन्हें ज़्यादा लाभ होता है, वहीं मौसम की मार से भी अपने फसलों को सुरक्षित रख पाते हैं। आइए जानते हैं पॉली हाउस में खेती के बारे में और विस्तार से। हमारे देश में टमाटर की मांग साल भर बनी रहती है। प्रधानमंत्री इसे टॉप फसलों में शुमार कर चुके हैं और ये केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली ऑपरेशन ग्रीन्स का भी हिस्सा है। ज्यादा मांग की वजह से ही इसकी खेती आर्थिक रूप से काफी सुरक्षित मानी जाती है, यानी टमाटर कमाई वाली फसल है।
लेकिन ज्यादा धूप, तेज हवा, अत्यधिक बारिश, ओले या मौसम दूसरे हमले इस फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीटों और बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। इसकी वजह से किसानों को फसल में कीटनाशकों और दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इससे न सिर्फ लागत बढ़ जाती है बल्कि गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है, जो महंगी फसलों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें मौसम की मार से बचाता है। टमाटर की खेती के लिए हल्की बलुई या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पौधों को रस्सी से बांधकर सहारा देना चाहिए। बसंत और गर्मियों के दिनों में 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है। आम मौसम में हर 10 दिन पर पानी दे सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इंतजाम करें। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि लागत भी कम आएगी। पॉली हाउस चूंकि बंद संरचना है, इसलिए बारिश होने पर जल भराव की समस्या नहीं आती। टमाटर में रोपाई के पहले 4 हफ्तों के दौरान निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। पॉली हाउस में चूंकि वातावरण नियंत्रित होता है, इसलिए पैदावार भी खुले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा आप साल भर टमाटर की फसल ले सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पॉली हाउस सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होज हैं। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब समय हो गया है फार्मिंग इंडिया की। फार्मिंग इंडिया में अब आपको जानकारी देंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, जिसे हम
उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, उससे हमारे किसानों को अवश्य ही लाभ होगा। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के अगले अंक में कुछ और ऐसी ही जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।